हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 क्लास 11 की पॉल साइंस का सेकंड बुक का, जिसका नाम है जी सेकुलरिज्म। ठीक है जी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर सेकंड बुक में तो चैप्टर नंबर 16 है ही नहीं, वो मैंने फर्स्ट और सेकंड इंक्लूड करके बताया। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, सिंपल सीधी बात है, सेकंड बुक उठाओगे अगर चैप्टर का नाम सेकुलरिज्म है ना, तो यही वाला चैप्टर है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑल द मेरे को पता है बच्चे समझदार है, समझ ही गए होंगे, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यही चैप्टर है, सेकुलरिज्म है, उसी को चैप्टर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये नोट जो है उसी के हैं। ठीक है। चलो जी, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एक छोटी सी बात और बता दूं, फर्स्ट बुक में आप पूरी की पूरी अपलोड कर चुका हूँ, सारे के सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो देखना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किया है। देखो, सिंपल सीधी बात है, एग्जाम में अगर जा रहे हो ना, तो पूरा का पूरा पेपर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही बनने वाला है। ये मैं बात आपको लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ना हर चैप्टर के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और घुमा फिरा के वही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, सबका आंसर सेम ही है। ठीक है। बट बच्चा बोलता है कि सर मैं तो फंक्शन करके गया था, रोल आ गया, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। मैंने ये भी बताया कि एक क्वेश्चन किस और तरीके से पूछा जा सकता है। एग्जाम में ये दिक्कत नहीं आती कि बच्चों को आता नहीं है, पूरा पढ़ के जाते हैं चैप्टर, बट फिर भी क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, है ना। और फिर जब वो घर आते हैं, ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं कि सर मैं ये छोड़ के आ गया, फिर वो बताते हैं यार इसमें तो ये लिखना था, फिर याद आ जाता है। फिर आप पछतावा करते हो, यार ये तो आता था मेरे को, गलती कैसे हो गई मेरे से। तो इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, प्लस एमसीक्यू भी, अगर आप नहीं चाहते कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिस हो तो। ठीक है जी। चलो, और बाकी एक छोटी सी और बात कि मैंने सेम चैप्टर हिंदी के नोट्स के साथ भी अपलोड किया है, तो अगर आपको कोई फ्रेंड है जिसकी पोल साइंस हिंदी के अंदर है, तो हिंदी के नोट्स के साथ मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि हिंदी में नोट्स कम मिलते हैं बच्चों को, तो इसलिए मैंने आपको बोली ये बात। चलो जी, आप आ जाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आ जाता है कि सेकुलर, हमारी शुरुआत हम चैप्टर के नाम से करते हैं, तो चैप्टर का नाम है जी सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ ना, हम उस कंट्री को सेकुलर कंट्री बोलते हैं जहाँ पर लोगों को अपने धर्म को फॉलो करने का राइट हो और अपने धर्म को प्रोपगेट करने की फ्रीडम हो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उसी को हम एक सेकुलर कंट्री कहते हैं। यस सर नो? समझ आ गया ना कि फ्रीडम टू ऑल पीपल टू फॉलो एंड प्रोपगेट, प्रोपगेट मतलब फैलाना, देयर रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी अपने धर्म को मानने का और अपने धर्म को प्रोपगेट करने का पूरा पूरा अधिकार हो बिना किसी भेदभाव के, उसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब कंट्री जो है वो धर्म के नाम पे भेदभाव ना करे, है ना। देखो वही जैसे इंडिया है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। कैसे पता आपको? क्योंकि इंडिया धर्म के नाम पर नहीं बनी हुई है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो इंडिया सब धर्मों को समान मानती है। इंडिया के हर एक सिटीजन को अपने धर्म को मानने और अपने धर्म को प्रोपगेट करने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है। अब जैसे मैंने बोल ही दिया कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ये बात आपको पता होगी। बट मैं अगर आपको जैसे पता है क्या है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होता है। आप अपनी पोल साइंस की बुक उठाओ, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में देखोगे ना, तो आपको ये मिलेगा, है ना। तो ये एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से ही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था ना, तो उसके फ्रंट पेज पे यही प्रियम्बल दे रखा है। बट आपको ये जो वर्ड दिखना है सेकुलर, स्टार्टिंग में नहीं था ये। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फोर्स में आया था 1915 में, तब ये जो सेकुलर वर्ड है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये वर्ड ऐड हुआ है 1976 में। 1976 में ऐड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड सेकुलर। ठीक है। और ये हुआ 42nd अमेंडमेंट में। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। अगर आपने फर्स्ट बुक देखी होगी तो आपको पता होगा कि अमेंडमेंट का मतलब क्या है, चेंज। तो सेकंड 42nd टाइम जो अमेंडमेंट हुआ था ना, उसके अंदर हमारा ये वर्ड सेकुलर ऐड किया गया था। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अगर आपने मान लो फर्स्ट बुक नहीं देखी और आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखो कि 42nd अमेंडमेंट में हमारा जो सेकुलर वर्ड है वो इंक्लूड हुआ था 1976 में। ठीक है। ये बात मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ आपको 2 बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। ठीक है। चलो, चलो सर, ये तो हमने मान लिया कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि इंडिया के प्रेम्बल के स्टार्टिंग में ही जो वर्ड है सेकुलर वो दे रखा है। ठीक है। बट सर, क्या धर्म के नाम पे लोगों को राइट्स भी दे रखे हैं? रिलीजियस फ्रीडम के कुछ फंडामेंटल राइट है, कुछ राइट्स दे रखे हैं? द आंसर इज यस। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट है, और 6 फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट जो है वो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस फ्रीडम के बारे में ही लिखा गया है। अभी हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 27 क्या कहता है और 28 क्या कहता है। बट आई होप ये बात आपको पता चल गई हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के अंदर रिलीजियस फ्रीडम का राइट दे रखा है, और वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। ठीक है जी। चलो। अब है ना, बेसिकली सेकुलरिज्म के 2 मॉडल होते हैं। एक तो होता है यूरोपियन मॉडल और एक होता है इंडियन मॉडल। बड़ा सिंपल तरीके से आपको ये बात समझा देता हूँ, एक ही बार में आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। देखो,
यूरोपियन मॉडल कहता है कि भाई धर्म यानी रिलीजन और स्टेट बहुत ही डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे के मामले में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। और धर्म के नाम पे अगर कुछ गलत हो रहा हो ना तो स्टेट उसको चेंज नहीं कर सकती। ये होता है यूरोपियन मॉडल। क्लियर हो गया? यानी रिलीजन और स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट समझ लो आप, रिलीजन और स्टेट दोनों एक दूसरे के मामले में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और अगर रिलीजन के मामले में कोई चीज गलत हो रही हो तो स्टेट उसमें सुधार नहीं कर सकती। यस और नो? स्टेट उसमें चीजें सही नहीं कर सकती। जबकि इंडियन मॉडल क्या कहता है? इंडियन मॉडल ये कहता है कि हाँ आपको अपनी रिलीजियस फ्रीडम है, पूरी पूरी रिलीजन का अधिकार है, पर अगर रिलीजन के नाम पे कुछ गलत होता है और गवर्नमेंट को लगता है कि हम इस रिलीजियस में इस रिलीजन के अंदर जो गलत चीजें चल रही है उसमें सुधार कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? यूरोपियन मॉडल में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया जाता रिलीजन के मामले में, कोई चेंज नहीं होता। बट इंडियन मॉडल में चेंज किया जाता है अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सती प्रथा, 3 तलाक। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि 3 तलाक सही है, सती प्रथा सही है, तो आप दोनों ही गलत ट्रैक पे चल रहे हो बच्चे। ना ही सती प्रथा सही थी और ना ही 3 तलाक सही है, दोनों ही गलत है। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई देखो सती प्रथा होता था, इससे लोगों को, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट ये गलत है, वुमेन्स के साथ हो रहा है तो गलत है, तो हम इंटरफेयर करेंगे और सती प्रथा को रुकवाएंगे। 3 तलाक, 3 तलाक से ऑल तो पूरे इंडिया को इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट उस वुमेन को प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई 3 तलाक के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे गलत हो रहा है वुमेन्स के साथ, तो जी हम तो इसको रोकेंगे। तो ये कहता है इंडियन मॉडल। ऐसा नो, यूरोपियन मॉडल बिल्कुल अलग है, कहते हैं बिल्कुल अलग है, रिलीजन और जो स्टेट है बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा एक दूसरे का। बट इंडियन मॉडल कहता है भाई जी करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, गलत होगा तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है जी, चलो। अब नीचे आप देखोगे सर नोट्स तो है ही नहीं, अरे डोंट वरी, टेंशन मत लो, नोट्स है हमारे पास, हम इससे करेंगे, इससे करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बट हाँ इससे पहले हम इस पे आए, यहाँ से पढ़ना शुरू करें, एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो नोट्स है ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी है, देखो 9 नाम दे रखा है, मेन पॉइंट स्टडी 11 ब्रैकेट में आर्ट्स। यहाँ पर मैं पहले अपलोड करूंगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं मिलते तो आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी डॉट इन की वेबसाइट दे रखी है, क्लिक करोगे क्लास 11 पे जाओगे तो क्लास 11 के डायरेक्टली आप नोट्स डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, देखो इतने समझदार हो कि आप खुद ढूंढ लोगे तो मैं आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस यहाँ पर आप क्लिक करके नोट्स वगैरह ढूंढ लोगे। ठीक है, देखो ये नोट्स एकदम फ्री है, डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपके सामने नोट्स आ जाएंगे, कोई पैकेज नहीं है, कोई प्राइस नहीं देना, कोई कोर्स परचेज नहीं करना, एकदम फ्री है आपके लिए नोट्स। ठीक है, बड़ा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चे कि जो बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो बच्चे सपोर्ट कर सकते हैं ना फाइनेंशियली, वो कंट्रीब्यूट के बटन पे आके ऊपर की तरफ आओगे ना, कंट्रीब्यूटर्स के बटन पे आके उनको वो पेटीएम वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हो। बट जो बच्चे सपोर्ट नहीं कर सकते ना फाइनेंशियली, जिनको प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं, जरूरत नहीं है, आप ऐसे दिल पे मत लो कि सर ने बोला है तो हम तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में और आपको, तो कोई करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे नंबर लाओ, दिल की तसल्ली हो जाएगी, बिल्कुल खुश हो जाएगा मन, आप अच्छे नंबर लाओगे तो। ठीक है जी, तो यहाँ से आप जो बच्चे कर सकते हैं वो यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं, और जो बच्चे नहीं कर सकते ना, वो मैं आपको बोल दूँ, जैसे आप आओगे चैनल पे, वेबसाइट पे नोट्स डाउनलोड करने, तो आपको ये ऐड मिलेगी ना, ऐड पे क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाओगे ना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। और आपके लिए एक छोटी सी और बात बता देता हूँ, जिन बच्चों को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैंने एक चैनल बनाया, मेन पॉइंट टेक। बेसिकली इस पे मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। ठीक है जी, तो आप फोन से एनिमेशन वीडियो बना के कैसे अर्न कर सकते हो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल के कैसे अर्न कर सकते हो, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पर कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, और वेबसाइट से कैसे अर्निंग होती है। मैंने बोला ना ऐड पे क्लिक करोगे तो वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होगा, तो वेबसाइट से भी अर्निंग होती है, तो उसके बारे में भी सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। बहुत सारे बच्चों के इस वीडियो, मतलब उन्होंने एनिमेशन वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड भी करी है, उनके 4,000 घंटे पूरे पूरे हो गए हैं। ठीक है, और हजार हजार सॉरी $100 भी कंप्लीट हो गए, तो उनको बहुत बहुत बधाई। बच्चे कहते हैं सर थैंक यू कि आपके उसकी वजह से हुआ, बच्चे मेरी वजह से नहीं हुआ, वीडियो सबके लिए बनाई है, बट अगर आपके $100 कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है। तो उन बच्चों को जिनके भी $100 कंप्लीट हुए, उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे 1-2 बच्चों के मैसेज आते हैं ना मेरे पास, ज़्यादा नहीं, अभी तक मेरे को 4-5 बच्चों के मैसेज आए हैं जिन्होंने बोला कि सर $100 कंप्लीट हुए हमारे। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे के मैसेज आए मेरे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप वीडियो वगैरह देख सकते हो कि आप कैसे एनिमेशन वीडियो बनाकर अर्न वगैरह कर सकते हो। ठीक है जी, तो समझ आ गया ना ये हमारा। और ये एक दूसरा भी चैनल है भरत कुमार खोरवाल नाम से, बेसिकली मैं इस पे ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे, सॉरी जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे ना, अभी एग्जाम से पहले कुछ टेस्ट वगैरह होंगे तो मैं यहीं पर लूँगा, लाइव आकर टेस्ट वगैरह लूँगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं डायरेक्टली उस पे,
चैप्टर पे आ जाते हैं हमारे। तो अभी तक हमने क्या-क्या देख लिया? ये थोड़ा-सा समरी दे रखी है, बट हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेन चीज़ वही है, ठीक है? उसमें बहुत छोटा दे रखा है, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे जो मेन है। अच्छा, इस सपोर्टिंग मटेरियल का क्या फ़ायदा होता है? इसमें ना बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है। कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई कहानियाँ नहीं सुनाई हुई, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है वही लिखा हुआ है, इसलिए ही मैं आपको हमेशा सपोर्ट मटेरियल रेफ़र करता हूँ, ठीक है जी? स्टार्टिंग मैंने नोट्स इसलिए करवाई क्योंकि थोड़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट था, बिल्कुल लाइन वाइज़ नहीं नहीं लिख रखा सपोर्ट मटेरियल में, बट टू द पॉइंट है। चलो, अब आ जाते हैं दोबारा से, ये सारे के सारे टॉपिक अगर आप देखोगे ना, तो आपकी बुक में भी मेन टॉपिक यही दे रखे होंगे। हेडिंग जो होगी टॉपिक यही दे रखी होगी और वो सारी की सारी इसमें कंप्लीट है। अब आ जाते हैं जी थोड़ा-सा नीचे, ठीक है जी? सबसे पहले सेकुलरिज़्म का मतलब क्या होता है? तो वही है जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, फ्रीडम टू ऑल द पीपल टू फॉलो एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ व्हेन द गवर्नमेंट डू नॉट या डज़ नॉट डिस्क्रिमिनेट अबाउट द रिलीजन। जब गवर्नमेंट धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करती और लोगों को फ्रीडम देती है अपने धर्म को मानने की, फॉलो करने की, प्रोपेगेट करने की, तो उसको हम सेकुलरिज़्म कहते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है सेकुलरिज़्म या सेकुलर वर्ड कब इंक्लूड हुआ था? 42nd अमेंडमेंट में 1976 में, ठीक है जी? और अच्छा, जो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बेसिकली है ना, इंडिया के अंदर भी है ना रिलीजन को लेके 2 प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से सुनना, 2 प्रॉब्लम है। एक तो सुप्रीमेसी बिटवीन रिलीजन, एक रिलीजन अपने आप को दूसरे रिलीजन से बोलता है कि हम बेटर हैं, हम बेस्ट है दूसरे रिलीजन से। एक ये दिक्कत है। क्या दिक्कत है? एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से अपने आप को बेस्ट मानता है, एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है? अपने आप को बेस्ट मानना अलग बात होती है, बट दूसरे के रिलीजन को छोटा मानना और अपने आप को बेस्ट मानना ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमारा रिलीजन बेस्ट है, दूसरे का गंदा रिलीजन है। तो एक ये प्रॉब्लम है जो इंडिया फेस कर रहा है। अभी मैं इसके बारे में डीप में बताऊँगा आपको। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग सेम ही, एक ही रिलीजन के होने के बावजूद भी एक-दूसरे से भेदभाव करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। जैसे कि अगर हिंदू में देखें, तो एक कास्ट के नाम पे भेदभाव होता है, ठीक है? कुछ लोग अपने आप को ऊपर जाति का मानते हैं, कुछ लोग दूसरी जाति का, कुछ लोग दूसरों को छोटी जाति का मानते हैं। तो जो बड़ी जाति के लोग हैं, वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, बड़ा समझते हैं और भेदभाव करते हैं जिनको वो छोटी जाति का मानते हैं, ठीक है? दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम है, ओके? और जैसे कि मुस्लिम में होता है, वुमेन्स को मस्जिद में जाना अलाउड नहीं होता, है ना? मस्जिद में क्या कहते हैं उसको, नमाज़ पढ़ना अलाउड नहीं होता, ठीक है? और साथ में जैसे मुस्लिम में भी क्या होता है, पसमंदा होते हैं और अशराफ होते हैं, तो वो भेदभाव होता है थोड़ा-सा, अशराफ अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। येस और नो? अब ये ऑब्वियस सी बात है, सबके साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर मस्जिद में वुमेन्स का जाना अलाउड नहीं है, कुछ-कुछ में होता है। जैसे कुछ-कुछ मंदिरों में जो हमारे दलित होते हैं, उनको भी जाना अलाउड होता है ना? बल्कि पंडित जी भी दलित होते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो होते हैं, वो धर्म के अंदर भी कुछ लोगों दूसरे लोगों के साथ, सेम रिलीजन के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है जी? कास्ट के नाम पे या अपनी कम्युनिटी के नाम पे कि जी हम अशराफ है ना? या हम ऊँची जात के हैं, तो ये भेदभाव होता है। ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो सुप्रीमेसी बिटवीन रिलीजन, जब कोई एक रिलीजन का बंदा अपने आप को बड़ा माने और दूसरे रिलीजन को छोटा माने, एक ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और इसकी वजह से इंडिया में बहुत बार दंगे भी हुए। पहला तो आपको पता है 1984 में जो सिख राइट हुए थे, कत्लेआम हुआ था, बहुत सारे सिखों को मारा गया था, है ना? दूसरा है कि 90s के टाइम में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था और मारा गया था कश्मीर के अंदर। 2002 में मुस्लिमों को मारा गया था, ठीक है? ऑल्दो इन तीनों टॉपिक के बारे में आप क्लास 12th में बहुत डीप में पढ़ोगे, बट आई होप ये बात आपको पता चल गई हो कि बेसिकली एक होता है सुप्रीमेसी बिटवीन रिलीजन, जब कुछ लोग एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से बेटर मानते हो या अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन से बेटर मानते हो, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ राइट टू लिव विद with the freedom and the dignity in the part of any country, yet many examples discriminate are prevalent in which the domination between the religion is bigger because we consider their own religion superior. वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देता है अपने धर्म को मानने का और कहीं भी रहने का, बट कुछ लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे भेदभाव वगैरह करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से दंगे भी होते हैं जो मैंने आपको तीनों बताई दिए। और एक होता है कि सुप्रीमिज्म इनसाइड द रिलीजन, जब अपने रिलीजन के अंदर ही कुछ लोग अपने आप को बेटर मानते हैं और दूसरों को खराब मानते हैं। जैसे मैंने बताया, वुमेन्स और दलितों को टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता, मॉस्क में वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता, बहुत सारे मॉस्क में, मोस्ट ऑफ द मॉस्क में अलाउ नहीं किया जाता। तो ये क्या है, ये रिलीजन के नाम पे धर्म के अंदर भेदभाव है। समझ आ गया? तो 2 तरह की चीज़ें आई होप आपको पता चल गई हो। अब है ना, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। अगर आपसे आए कि फीचर ऑफ सेकुलर स्टेट क्या होता है, कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट एक्सप्लेन, तो बेसिकली आपको ये 5 पॉइंट लिख कर आने हैं और इसलिए मैंने आपको बोला, इसलिए मेरे को ये सपोर्ट मटेरियल अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट है, ठीक है? ओके।
तो पहला है कि स्टेट वेयर नो रिलीजन हैज़ बीन गिवन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, उसको कहते हैं हम सेकुलर स्टेट। वो स्टेट जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो उसको हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं, जैसे कि इंडिया। अच्छा, इंडिया का आप ऑफिशियल नाम जानते हो? इंडिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इस्लामिक से क्या पता चला कि वो रिलीजन की बुनियाद पे बना है, बट इंडिया नहीं बना। इंडिया एक क्या कहते हैं, सेकुलर स्टेट है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। बेसिकली एक सेकुलर कंट्री में सभी रिलीजन को इक्वालिटी दी जाती है और सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है। तीसरा है कि स्टॉप द डोमिनेशन ऑफ रिलीजियस ग्रुप। जो सेकुलर स्टेट होती है वो किसी भी रिलीजन को के डोमिनेशन को रोकती है ना? किसी भी रिलीजन को बड़ा या किसी भी रिलीजन को छोटा नहीं समझती, अ, रोकती है, सबको बराबर एक अधिकार देती है। नेक्स्ट है कि देयर शुड बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन between the religious institution and the institution of the state, only then peace, freedom and the equality will establish। बेसिकली सेकुलर स्टेट में ये होता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट से बिल्कुल अलग रखा जाता है। तो गवर्नमेंट जो होती है और रिलीजन जो होती है वो बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन अलग होते हैं, जैसे कोर्ट वगैरह है उस पर रिलीजन के नाम पे कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल अलग है। और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है ना, चर्च वगैरह जो, ये बिल्कुल अलग है। तो बेसिकली एक आपको सेकुलर स्टेट में दोनों अलग अलग मिलेंगे। बट जो रिलीजियस कंट्री होती है ना, जैसे कि सऊदी अरेबिया, है ना, वहाँ पर जो है वो रिलीजन के नाम पे चला जाता है ना। तो वहाँ पर जैसे एक लॉ होता है, शरिया लॉ, है ना, तो वो रिलीजन के अकॉर्डिंग सजा देते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। सजा देने का काम जो है कोर्ट का है, और कोर्ट रिलीजन के नाम पे नहीं चलती। तो इंडिया के अंदर जो कि एक सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर रिलीजन और स्टेट जो होती है वो टोटली डिफरेंट है। यस और नो? चलो जी। नेक्स्ट है कि अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एसोसिएशन। जो सेकुलर स्टेट होता है ना, उसमें गवर्नमेंट जो होती है अपने आप को रिलीजन से नहीं जोड़ती, है ना, अपने आप को रिलीजन से अलग रखने की कोशिश करती है। आप बोलोगे सर इंडिया में तो नहीं होता, इंडिया में तो लोग धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, अपने रिलीजन के नाम पे वोट मांगते हैं। तो भाई ये अब क्या कर सकते हैं इसका, है ना। बट ज़्यादातर ये बोला जाता है कि सेकुलर स्टेट में जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने आप को रिलीजन से अलग रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इन सच सिम्टम्स वन शुड बी कमिटेड टू द प्रिंसिपल। एक सेकुलर स्टेट में है ना, गवर्नमेंट को फ्रीडम इंपॉर्टेंस याद रख। अगर गवर्नमेंट, एक सेकुलर स्टेट की गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी कंट्री में शांति बनी रहे, सब खुश रहे, तो उसको पीस, फ्रीडम, रिलीजियस ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन और टैबू, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मतलब पीस प्रिवेल करने के लिए और फ्रीडम देनी चाहिए, रिलीजियस ऑपरेशन को रोकना चाहिए। ऑपरेशन का मतलब दूसरे को दबाना, है ना, अत्याचार करना, इसको रोकना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन को रोकना चाहिए और टैबू को रोकना चाहिए। यस सर। टैबू मतलब धर्म के नाम पे अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसे रोकना चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सेकुलरिज्म के दो मॉडल होते हैं। एक तो यूरोपियन मॉडल होता है। यूरोपियन मॉडल क्या कहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। यूरोपियन अमेरिकन मॉडल। American model of religion and the separation of the state power is considered as the mutual prohibition. Religion would not interfere in matter of the state. अमेरिकन मॉडल ये बोलता है कि भाई बात ऐसी है कि रिलीजन और स्टेट बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है। एक दूसरे के मामले में बिल्कुल नहीं बोलेगी। स्टेट जो है वो रिलीजन, और रिलीजन जो है वो स्टेट के मामले में बिल्कुल नहीं बोलेगी। ठीक है जी। और यहाँ पर देर इज नो प्लेस फॉर द प्रो स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म इन सेकुलरिज्म। बेसिकली यूरोपियन मॉडल में है ना, आप है ना रिलीजन के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया इंडिया के अंदर वो 3 तलाक और सती प्रथा है, गलत प्रथा है, गलत चीज़ है ना, इसको गवर्नमेंट रोक सकती है। ये इंडिया का मॉडल है, बट यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं हो सकता। आप रिफॉर्म नहीं कर सकते रिलीजन के नाम पे। ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रीडम और इक्वालिटी होती है ना, वो इंडिविजुअलिस्टिक होती है। इंडिविजुअल इंडिविजुअलिस्टिक मैनर पे देखी जाती है। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूँ अपने धर्म के बारे में, वो मैं कर सकता हूँ। दूसरा क्या सोचता है अपने धर्म के बारे में, वो कर सकता है ना। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई होती है रिलीजन के नाम पे एक यूरोपियन मॉडल में, जो कि एक तरह से ये गलत भी है। अब मैं बताता हूँ गलत क्यों है, आपको पता चलेगा। इंडियन मॉडल क्या कहता है? इंडियन मॉडल कहता है कि इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट मेयरली एम्फसाइज इन द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मॉडल कहता है कि भाई जो गवर्नमेंट है और जो रिलीजन है दोनों अलग नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चौड़े में बोलती है ना, या इंडियन मॉडल चौड़े में बोलता है कि भाई धर्म के नाम पे कुछ गलत हो रहा होगा ना, तो हम 100% अड़ंगे डालेंगे, क्योंकि हम यूरोपियन मॉडल पे नहीं चलते। यूरोपियन मॉडल कहती है कि कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, बट इंडियन मॉडल बोलता है कि अगर धर्म के नाम पे कुछ गलत हो रहा है तो भाई पक्का रिफॉर्म करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। यस और नो? ठीक है जी। और बेसिकली इंडिया के मॉडल में क्या होता है, हर बंदे को, माइनॉरिटी को राइट है
अपने रिलीजन को अडॉप्ट करने का, किसी भी रिलीजन को मानने का, है ना? येस और नो? क्लियर हो गया? माइनॉरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम होती है उनको माइनॉरिटी बोला जाता है। ओके। तीसरा पॉइंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी हैव द राइट टू फाइंड देयर ओन प्रॉब्लम एंड कैन आल्सो गेट हेल्प फ्रॉम द स्टेट पावर। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट को, इंडिया है, इंडिया के अंदर जो कुछ एरिया के अंदर लोग रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम लोग हैं, वो बोलते हैं कि जी हमारे एक एरिया के अंदर जो है वो रिलीजन की पढ़ाई वगैरह जो है बच्चों को थोड़ा सा कुरान की शिक्षा वगैरह देनी चाहिए हमें, ठीक है। तो फिर वो क्या कहते हैं, तो वो प्रॉब्लम उनको पता चल गई। अब वो गवर्नमेंट को बताएंगे तो गवर्नमेंट भी मदरसा वगैरह स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा, और करते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, मतलब डिफरेंट फ्रॉम दी हिंदू, तो जो हिंदू के मंदिर होते हैं वो गवर्नमेंट नहीं बनाती, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ तक मेरे को पता है नहीं बनाती, ठीक है। अगर उसको टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट प्लेस दिखाए तो वो बात अलग है ना। या पढ़ाने के लिए जैसे जैसे गुरुकुल वगैरह होते हैं ना, तो गवर्नमेंट नहीं खोल सकती, है ना। तो बट जो मदरसे वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट खोलते हैं, तो उनकी सैलरी वगैरह होती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से जाती है। तो ये बात लिखी हुई है कि एक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को राइट दे रखा है अपनी प्रॉब्लम को खुद ढूंढ सके और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट से मांग सके और हेल्प मांग सके, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया था, इंडिया में जो वर्ड सेकुलर है वो ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट में 1976 में, इन दी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Among the fundamental right, the right of the religious freedom has the equality and the right of education and the culture provide the equal opportunity to all the religion. बेसिकली ये बता रखा है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दे रखा है, राइट टू इक्वालिटी दे रखा है, राइट टू एजुकेशन एंड द कल्चर प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये सारे के सारे राइट दे रखे हैं जो हर बंदे की, वो हर रिलीजन के बंदे को इक्वल राइट्स देते हैं, ठीक है। अब मैं दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ। चलो पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद दो तीन चीज़ों पे आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? वो ये बोलता है कि हर इंडिया के पर्सन को अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है, उसको अपने रिलीजन पे बिलीव करने का अधिकार है, और अपने धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है कि अपने रिलीजियस अफेयर को प्रोवाइड, अच्छा, इसका मतलब है कि अगर आप चाहो कि आप मतलब बेसिकली रिलीजियस जो वो होते हैं ना, अफेयर्स होते हैं कि आपको कैसे अपने रिलीजन को चलाना है, उसकी फ्रीडम देता है आर्टिकल 26 कि अपने धर्म को कैसे दूसरों को बताना है। या आप कह सकते हो कि अगर मान लो रैली निकालनी है तो वो कैसे निकाली जानी चाहिए शांति से, ये सारी की सारी वो राइट देता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि नो पर्सन विल बी फोर्स टू पे दी एनी टैक्स विच इज यूजफुल फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लिया जाता। यस और नो? आपने बहुत सारे टैक्स सुने होंगे, जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, वैट, ये सारे के सारे फलाना फलाना। बट इंडिया में रिलीजन के नाम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, ठीक है। आप हिंदू हो इसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, आप मुस्लिम हो इसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, आप सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, यहूदी, है ना, पारसी, इस चीज़ का कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कहता है? रिलीजियस एजुकेशन हैज़ बीन बैंड इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया के जो रिलीजियस जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ना, उसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट रिलीजियस जो गवर्नमेंट होती है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजियस एजुकेशन बैन है ना। इसका मतलब है जैसे कि कुरान पढ़ाना बैन है, बाइबल पढ़ाना बैन है, भगवत गीता पढ़ाना बैन है, ये बात बोली गई है आर्टिकल 28 में, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। अब थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं जो इंडिया के सेकुलरिज्म को क्रिटिसाइज कहते हैं कि भाई इंडिया का जो मॉडल है ना वो खराब है। क्यों खराब है, ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला तो यह है कि अकॉर्डिंग टू दी ओपोनेंट्स, सेकुलरिज्म इज एंटी रिलीजन, पोजेस एज द थ्रेट ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी। कुछ लोग बोलते हैं कि जी इंडिया का मॉडल जो है एकदम खराब है। उनसे पूछा जाता है क्यों खराब है, वो बोलते हैं कि जी हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए थ्रेट है। आपको मैं एग्जांपल देके बताऊं, जब सती प्रथा बैन हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि गलत है। जब तीन तलाक बैन हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि नहीं भाई गवर्नमेंट गलत कर रही है, ऐसा नो। तो ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि सती प्रथा जो है चलती रहनी चाहिए, या ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि जी भाई तीन तलाक चलता रहना चाहिए, तो ये दोनों के दोनों लोग जो है वो बेवकूफ़ तो है ही। बट ये लोग ऐसे हैं, यही लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी पे आप उंगली उठा रहे हो, है ना। जैसे कोई बंदा है जो बोलता है कि सती प्रथा भाई दोबारा से आ जानी चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट ने तो बोला बैन है, तो वो ये बोलता है कि भाई जो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी खत्म कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा बोलते हैं वो। सेम फॉर तीन तलाक, तो दोनों गलत है।
नेक्स्ट है कि लोग बोलते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं इंडियन सेकुलरिज़्म को, वो बोलते हैं कि इम्पोर्टेड फ्रॉम द वेस्ट। उन वो बोलते हैं कि भाई इंडिया तो तब से सेकुलर है जब इंडिया जो था वो आज़ाद भी नहीं था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अलग-अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, कल्चर के लोग रहते हैं, लैंग्वेज के लोग रहते हैं, है ना? और बहुत सारे डिफरेंस है हमारे में, बहुत सारे डिफरेंट है, बट फिर भी हम साथ रहते हैं और आज से नहीं बहुत साल पहले से हम साथ सारे के सारे रह रहे हैं। तो हमको ये सेकुलरिज़्म को अपनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो सेकुलरिज़्म एक इंग्लिश वर्ड है। लोग ये बोलते हैं तो इंग्लिश वर्ड है, तो वेस्ट से आया है। इसका कोई इंडिया की कल्चर से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत पहले से साथ रह रहे हैं जब सेकुलर वर्ड था भी नहीं। तो बोलते हैं कि हमने वेस्ट का मॉडर्न अपनाया है। तीसरा है, कुछ ये बोलते हैं कि माइनॉरिटिज़्म के आइडिया पे चलता है। इसका मतलब है कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ़ माइनॉरिटी के लिए काम करता है, मेजॉरिटी के लिए बहुत खराब है ये बोलते हैं कुछ लोग। नेक्स्ट है प्रमोट द वोट बैंक पॉलिटिक्स, इससे सिर्फ़ पॉलिटिक्स भड़कती है और कुछ नहीं होता, कुछ लोग ये बोलते हैं। और लास्ट है कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो इंडियन सेकुलरिज़्म का मॉडल है ना, वो बेसिकली स्टेट जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो रिलीजियस रिफ़ॉर्म में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, रिलीजियस मामलों में इंटरफेयर करके इसमें सुधार लाने की कोशिश करती है। तो उनको इससे भी दिक्कत है। तो ये है कुछ क्रिटिसिज़्म ऑन इंडियन सेकुलरिज़्म, ठीक है? चलो, अब ये लास्ट टॉपिक देखते हैं कि इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमा इस अब आप बोलोगे इम्पॉसिबल सर इसका क्या मतलब है? समझाता हूँ मैं। इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है और बहुत ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर क्या धर्म के नाम पे दिक्कतें खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। धर्म के नाम पे दिक्कतें आज भी है, शायद कल भी रहे, शायद परसों भी रहे। अगर एक धर्म की दिक्कत खत्म हो गई, दूसरे दूसरे धर्म की दिक्कत, मतलब दूसरे धर्म की दिक्कत यानी अगर एक कोई दिक्कत अभी धर्म के नाम पे आ रही है, वो खत्म हो गई तो नई दिक्कत धर्म के नाम पे शुरू हो जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है? बट इंडिया जो है ये एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट इसलिए कहा है क्योंकि खत्म नहीं हो सकता है, चलते रहेगा, चेंज आते रहेंगे, सुधार आते रहेंगे, तो ये चलते रहेगा, ठीक है? तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो चलते रहेगा और बहुत ही डिफ़िकल्ट है अ, इंडिया के सेक्युलरिज़्म को सस्टेन करवाना, बट हम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे क्रिटिसिज़्म है इंडिया के सेक्युलरिज़्म को लेकर बहुत सारे लोगों को, बट आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरी दुनिया हमारे तरफ देखती है और हैरान होती है कि यार इंडिया में हमारी जैसे बहुत सारी कंट्री आप देखोगे जहाँ पर सिर्फ़ 2 तरह के लोग रहते हैं और वही एक-दूसरे से लड़ने लग जाएँगे। लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर। बट इंडिया में मैंने जैसे बताया, वो बहुत सारे जो फॉरेन कंट्री है वो हैरान होती है कि भाई इतने सारे लोग हैं, अलग-अलग रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, बहुत सारे डिफरेंस हैं बट फिर भी वो साथ रह रहे हैं शांति से। तो ये बहुत हैरान होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया की तरफ देखते हैं कि इतनी जैसे मिडल ईस्ट के देश हो गए, अमेरिका के देश, यूरोप के देश, बहुत सारे सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। एक आप कह सकते हो कि इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं हमको। So the policy of secularism want to do a lot, but this project is far from the truth which is impossible। मतलब सेकुलरिज्म में बहुत सारी चीज़ें करना तो चाहते हैं, बट वो ये रिलीजन के जो लोग हैं वो फिर अड़ंगे डालते हैं कि नहीं भाई हमारे रिलीजन्स में इंटरफेयर मत करो, ये सारी चीज़ें। अब एक बार क्वेश्चन यार देख लेते हैं, कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीज़ें बता देता हूँ फिर एमसीक्यू पे आएंगे। एक है ना अतातुर्क, वर्ड याद रखना, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है। अतातुर्क होता है तुर्कों का पिता, तुर्कों का बाप, ठीक है? उसको कहते हैं अतातुर्क, ओके? और अतातुर्क किसको माना जाता है? वो माना जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को, अतातुर्क माना जाता है, ओके? ये बंदा जो था वो एक्सट्रीमिस्ट था, वो बोलता था कि एक ही धर्म के लोग जो हैं वो अच्छे हैं, बाकी धर्म के खराब हैं। बट इनसे बिल्कुल अलग थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि सारे धर्म इक्वल हैं और उनका एफिलिएशन किसी भी धर्म से नहीं था। देखो एक क्वेश्चन भी आएगा, एमसीक्यू नीचे की तरफ जाओगे ना तो आपके सामने एक क्वेश्चन भी आएगा कि जवाहरलाल नेहरू का एक क्वेश्चन भी था, मैं आपको दिखाता हूँ। उम, हाँ। विच रिलीजन डिड नेहरू फॉलो? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, या किसी भी धर्म को नहीं मानते थे? एक्चुअल में वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते थे। इसका आंसर ये है। आपको लग रहा होगा जवाहरलाल नेहरू, नाम तो नेहरू है, हिंदू हैं, बट नहीं, बुक के अकॉर्डिंग वो किसी धर्म को भी नहीं मानते थे, ऐसा इसमें लिखा गया है, ठीक है? तो हम कहाँ पर थे? मैंने आपको अतातुर्क के बारे में बताया था ना, तो अतातुर्क किसको कहा जाता है? पाशा को कहा जाता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है, बंदा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट था। जबकि जवाहरलाल नेहरू अलग थे, वो कहते थे सबको रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए धर्म को मानने की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये नीचे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। 12 आंसर है कि इंडिया क्या है? हिंदू स्टेट है, रिलीजियस स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, या सेकुलर स्टेट है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 बताना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दे रखा है, और इंडिया जो है वो किस टाइप का स्टेट है? हिंदू स्टेट है, मुस्लिम? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्वेश्चन नंबर 16 बताना।
सेकुलर स्टेट की क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है? और बाकी ये जो मैं बताऊंगा ना इसके अंदर इसके आंसर तो दूंगा ही दूंगा, साथ में इस चैप्टर के जो 5-5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और जो 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एनसीईआरटी ये करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल दो मैं इसके एनसीईआरटी जो इसके क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और वेबसाइट वगैरह पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड कर लेना। और अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को ज़रूर बताना। और इन क्वेश्चन के आंसर तो नीचे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, जो मैंने मार्क करवाए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 15-16 दिखा दूँ क्या दोबारा से? हाँ, तो ये रहा 16 क्वेश्चन, या 14, ये देखो रिपीट है, 12, 13 और 16 करना है बस। 12, 13 और 16 ये क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये वाला भी, वैसे मैं इसका आंसर बता दूं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट टू ऑल रिलीजन, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलो आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया हो। समझ आ गया तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी चैप्टर भी आपके लिए अपलोड हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं जल्दी कर दूंगा, कर दिए होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।